स्पेन का ला टोमाटीना नाम सुनते ही क्या याद आता है? मस्ती, मजा और टमाटरों से लाल हुई सड़कें, हैं ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस मशहूर जश्न के पीछे एक बिल्कुल अलग, एक हैरान करने वाली कहानी छिपी हो? एक ऐसा संघर्ष जहां मजा और मुसीबत दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। एक ऐसा त्योहार जिसे पूरी दुनिया के लोग एक मजेदार छुट्टी की तरह देखते हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए एक थका देने वाला बोझ कैसे बन गया जो असल में वहां रहते हैं। बात सिर्फ टमाटरों की लड़ाई की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की है, अपनेपन की है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत में जाना होगा। और इसकी जड़ें पता है कहाँ हैं? एक आकस्मिक विद्रोह में। ये कोई सदियों पुरानी परंपरा नहीं है, जी नहीं। इसकी शुरुआत तो एक सड़क पर हुई लड़ाई से हुई थी, जो बस गलती से एक त्योहार बन गई। हाँ, ये कहानी शुरू होती है 1945 में। सोचिए, एक परेड चल रही है और अचानक कुछ नौजवानों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। पास में ही एक सब्जी का ठेला था और बस जो हाथ लगा वो एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। और हाथ लगे टमाटर। ये कोई रीति रिवाज नहीं था, कोई त्योहार नहीं, बस एक मामूली झगड़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि अगले साल वही नौजवान जानबूझकर अपने टमाटर लेकर आए, उसी लड़ाई को फिर से जीने के लिए। और बस यहीं से एक इवेंट की शुरुआत हो गई। अब यहाँ एक और भी हैरान करने वाली बात है। ये सब हो रहा था फ्रैंको की तानाशाही के दौर में। मतलब एक ऐसा समय जब स्पेन में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने या विरोध करने पर सख्त पाबंदी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि टमाटर फेंकने वाले इस दंगे को न सिर्फ होने दिया गया, बल्कि ये फलता फूलता भी कैसे रहा? ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब सच पूछे तो बहुत सीधा सा है। ला टोमाटीना का कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस मतलब था ही नहीं। वहां कोई नारे नहीं लगते थे, कोई झंडे नहीं थे, कोई मांग नहीं थी। ये तो बस प्योर केओस था। और सरकार के लिए ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व बन गया। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी भड़ास निकाल सकते थे, वो भी बिना किसी असली खतरे के। तो इसका कोई मतलब ना होना ही इसके जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह बन गया। कमाल है ना? खैर, तानाशाही का दौर तो खत्म हुआ और इसके बाद ये त्योहार एक बिल्कुल नए फेज में चला गया। जो कल तक एक छोटा सा स्थानीय विद्रोह था, अब वो पूरी दुनिया की नजरों में आने वाला था। और देखते ही देखते एक ग्लोबल ब्रांड बनने की राह पे चल पड़ा। पर सवाल यह है कि सफर में क्या खोया और क्या पाया गया। हाँ, तो ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ। सबसे पहले 90s के दशक में दुनिया भर के मीडिया की नज़र इस पर पड़ी। उन्होंने इसे एक अजीब और क्वर्की त्योहार की तरह दिखाया। फिर आया दौर सस्ती एयरलाइंस और सोशल मीडिया का, और बस टूरिस्ट की जैसे बाढ़ आ गई। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि 2013 के बाद शहर को मजबूरन टिकट लगाने पड़े, नियम बनाने पड़े। और देखते ही देखते जो कभी एक स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम अचानक होने वाली घटना थी, वो अब एक पूरी तरह से मैनेज किया जाने वाला एक बेचने लायक एक्सपीरियंस बन गया। तो ये जो इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली, इसका एक दूसरा पहलू भी है। और ये हमें हमारे उसी शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है कि इस ग्लोबल फेम की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है। क्योंकि देखिए, जब कोई त्योहार इतना बड़ा हो जाता है तो हमेशा कुछ लोग फायदे में रहते हैं और कुछ नुकसान में। और यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं शहर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म इंडस्ट्री, जिन्हें जबरदस्त फायदा होता है, रेवेन्यू आता है। और दूसरी तरफ हैं वहां के आम लोग, आम निवासी, जिन्हें क्या मिलता है? सफाई का भारी भरकम बोझ, बेहिसाब शोर, भीड़, और सबसे बढ़कर अपने ही त्योहार से एक अजनबीपन का एहसास। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? इनमें से ज्यादातर लोग तो इस टमाटर की लड़ाई में शामिल भी नहीं होते। 100 टन से भी ज्यादा। अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना होता है? ये करीब 15 हाथियों के वजन के बराबर है। जरा सोचिए, एक छोटे से शहर की सड़कों से सिर्फ कुछ घंटों में इतने टमाटर का गूदा साफ करना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस छोटे से शहर पर पड़ने वाले दबाव का सीधा सीधा सबूत है। एक स्थानीय निवासी ने कहा था, असली पीड़ित तो वो आम लोग हैं जो इसमें हिस्सा तक नहीं लेते हैं। और ये एक लाइन उस पूरे दर्द को, उस अलगाव को बयां कर देती है जो वहां का समुदाय महसूस करता है। उनका अपना त्योहार अब उनका रहा ही नहीं। ये तो बस एक ऐसा तमाशा बन गया है जिसे बाहर से लोग आके खरीदते हैं और चले जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जब एक विद्रोह को एक प्रोडक्ट में बदल दिया जाए तो आखिर में बचता क्या है? क्या उस शुरुआती बगावत की, उस आज़ादी की भावना आज भी कहीं जिंदा है, या ये सब अब सिर्फ एक खोखला तमाशा बनकर रह गया है? देखिए क्या क्या खो गया है। वो स्पॉन्टेनिटी, वो विद्रोह की भावना, वो लोकल कम्युनिटी वाली फीलिंग, सब खत्म। और बचा क्या है?
बस एक शानदार विजुअल तमाशा। ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा सकें। मतलब ये अब किसी आज़ादी का प्रतीक नहीं रहा, ये तो बस एक खरीदा जा सकने वाला एक्सपीरियंस है, एक प्रोडक्ट। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी स्थानीय संस्कृति को एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना दिया जाता है, तो वो असल में किसकी रह जाती है? और ये सवाल सिर्फ लाटोमाटीना का नहीं है। ये आज की दुनिया में हर उस परंपरा पर लागू होता है जो अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा खोने की कगार पर खड़ी है।